वेलकम बैक टू माई चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफओ पेंशन से लेकर के न्यू अपडेट जो पीएफ पेंशन को इंक्रीमेंट को लेकर के है। तो चलिए पूरी जानकारी आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या है इन्फॉर्मेशन, और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ईपीएफओ पेंशन वृद्धि अपडेट। भारत सरकार के लाखों और सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन सुधारों की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनकी मासिक आय में काफ़ी सुधार हो सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन योजना विशेष रूप से न्यूनतम पेंशन को 7,000 तक बढ़ाने की बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव को लेकर गर्मा गर्म चर्चा का विषय बना हुआ है। वर्तमान भुगतान से मुश्किल से गुजारा कर रहे पेंशनभोगियों के लिए यह संभावित बदलाव सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, यह उनके जीवन के अंतिम वर्षों में गरिमा और वित्तीय सुरक्षा का सवाल है। आइए इस महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में पात्रता मानदंडों से लेकर के कार्यान्वयन समय सीमा तक हर उस चीज़ के नज़र डालें जो आपको जाननी चाहिए। तो पेंशन को लेकर के इतनी चर्चा किस बात की हो रही है, पहली चीज़ को हम जानेंगे। तो ईपीएफओ पेंशन वृद्धि का प्रस्ताव सरकारी गलियारों और सोशल मीडिया दोनों जगह खूब चर्चा में है, जिससे सेवानिवृत्त लोगों में उम्मीद की लहर दौड़ गई है। और वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन मात्र 1,000 रुपये प्रति माह, जो आज ही अर्थव्यवस्था में बुनियादी खर्चों को पूरा करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त है। प्रस्तावित वृद्धि से बढ़कर 7,000 रुपये हो जाएगी, जो एक क्रांतिकारी बदलाव होगा और लाखों पेंशनभोगियों को आर्थिक तंगी से बाहर निकाल सकता है। यह कदम पेंशनभोगी संघों और कल्याणकारी संगठनों की बढ़ती मांगों के अनुरूप है, जो बेहतर सेवानिवृत्त लाभों की वकालत कर रहे हैं। इस बढ़ोतरी के लिए वास्तव में कौन है पात्र है? तो उन्नत पेंशन योजना के लिए पात्र मुख्य रूप से कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य शामिल हैं, जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की पात्र सेवा पूरी कर ली है। जिन कर्मचारियों ने ईपीएस 95 में योगदान दिया है और 58 वर्ष की सेवानिवृत्त आयु प्राप्त कर ली है, वे स्वतः ही पेंशन लाभ के लिए पात्र हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन लोगों के 50 वर्ष की आयु के कम लाभों के साथ शीघ्र पेंशन का विकल्प चुना था, उन्हें नए ढांचे के तहत समायोजन देखने को मिल सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह योजना वर्तमान पेंशनभोगियों और भविष्य के सेवानिवृत्त दोनों लोगों को कवर करती है, जिससे उन सभी पीढ़ियों के कर्मचारियों को व्यापक कवरेज सुनिश्चित होता है जिन्होंने अपने पूरे करियर में ईमानदारी से योगदान दिया है। पेंशन व्यवस्था की वर्तमान स्थिति में तत्काल सुधार की आवश्यकता। तो कड़वी सच्चाई यह है कि पीएफओ की मौजूदा पेंशन राशि सेवानिवृत्त लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में बेहद कम है। अधिकांश पीएफओ पेंशनभोगियों को प्रति माह 1,000 से 3,000 के बीच पेंशन मिलती है। ऐसे स्वास्थ्य सेवा, आवास और दैनिक खर्चा का वहन कराना लगभग असंभव हो सकता है। महंगाई ने इन वर्षों से क्रय शक्ति को लगातार कम किया है, जबकि पेंशन राशि लगभग स्थिर रही है। कई बुजुर्ग पेंशनभोगी परिवार के सहारे पर निर्भर या स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियों के बावजूद अनौपचारिक रूप से काम करना चाह रही है। इस असहनीय स्थिति के देशव्यापी विरोधी प्रदर्शनों के याचिकाओं को जन्म दिया है, जिनसे अधिकारियों पर आज के जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए सार्थक सुधार को शीघ्रता से लागू करने का दबाव बढ़ रहा है। पेंशन सुधार पर सरकार का रुख। तो केंद्र सरकार पेंशन सुधार की आवश्यकता को स्वीकार करती है, लेकिन न्यूनतम 7,000 की राशि की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय विभिन्न प्रस्तावों की समीक्षा कर रही है, जिनसे वित्तीय प्रभाव और पेंशन कोष की स्थिरता पर विचार किया जा रहा है। संसदीय चर्चाओं में इस योजना के महत्व पर प्रकाश डालता है और कई राजनीतिक दलों ने लाभ बढ़ाने के समर्थन किया है। हालांकि इतनी बड़ी वृद्धि को लागू करने के लिए सावधानीपूर्वक वित्तीय योजना और वित्तीय सरकारी विभागों के बीच समन्वय आवश्यकता है। हालांकि बयानों से संकेत मिलता है कि अधिकारी एक संतुलित समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे पेंशनभोगियों को लाभ और कोष की दीर्घकालीन स्थिति पर भी कोई असर न पड़े। पेंशन निधि पर वित्तीय प्रभाव की बात करें हम, तो 7,000 की न्यूनतम पेंशन लागू करने के लिए पीएफओ कोष से पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि वार्षिक व्यय हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।
इसीलिए या तो अंशदान बढ़ाना होगा या सरकारी सब्सिडी देनी होगी या कोष का पुनर्गठन करना होगा। ईपीएफओ वर्तमान 6 करोड़ से अधिक सदस्यों के दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक प्रबंधन करता है। ऐसे स्थानीय वित्त पोषण तंत्रों का निर्धारण करने के लिए बीमा अध्ययन चल रहा है जो वर्तमान अंशदानकर्ताओं पर अत्यधिक बोझ न डाले। वर्तमान में पेंशन भोगियों की जरूरतों और भविष्य की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना एक जटिल चुनौती है, जिससे के लिए नवीन वित्तीय इंजीनियरिंग और संभवतः क्रमिक कार्यान्वयन चरणों की आवश्यकता होगी। अब हम बात करेंगे समय सीमा संबंधित अपेक्षाएं और कार्यान्वयन का रोड मैप। हालांकि चर्चाओं में 2026 का विशेष महत्व है, लेकिन ईपीएफओ के अधिकारी द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक कार्यान्वयन किसी तिथि घोषित नहीं की गई है। पेंशनभोगी संगठन तत्काल कार्यान्वयन की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासनिक प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि चरणबद्ध दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक हो सकता है। एक बार मंजूरी मिलने के बाद संशोधित पेंशन संरचना को सिस्टम अपडेट और ब्रेक एंड तैयारियों के लिए कई महीनों की आवश्यकता होगी। घोषणा तिथि के पूर्वव्यापी लाभ अनिश्चित है। हालांकि कार्यकर्ता पात्र पेंशनभोगियों के लिए बकाया राशि की मांग कर रहे हैं। ईपीएफओ के अधिकारी संचार और पंजीकृत मोबाइल नंबरों के माध्यम से अपडेट रहना सुनिश्चित करता है ताकि लाभार्थियों को सोशल मीडिया पर अप्रमाणित दावों पर भरोसा करने के बजाय प्रामाणिक जानकारी प्राप्त हो। अगली अपनी पेंशन पात्रता की जांच कैसे करें, तो ईपीएफओ के ऑनलाइन पोर्टल और उमंग ऐप के माध्यम से अपनी पेंशन की स्थिति की जांच कराना आसान है। सदस्य अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएन नंबर का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं और अपनी पूरी सेवा अवधि और पेंशन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सदस्य पासबुक सुविधा में अंशदान पात्र सेवा अवधि और लागू होने पर वर्तमान पेंशन राशि प्रदर्शित। जिन लोगों के पास डिजिटल सुविधा नहीं है वे पहचान दस्तावेज के साथ निकटतम ईपीएफओ कार्यालय जाकर व्यक्तिगत सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ईपीएफओ रिकॉर्ड में अपने संपर्क विवरण और बैंक जानकारी को अपडेट रखना पेंशन के सुधार होने पर लाभ के सुचारू वितरण को सुनिश्चित करता है। अंतिम जानकारी है आज की, तो ईपीएफओ पेंशन विधि अपडेट 2026 की। तो प्रस्तावित 7,000 की न्यूनतम ईपीएफओ पेंशन भारत के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आशा की किरण है। हालांकि धैर्य और यथार्थवादी अपेक्षाएं रखना अभी भी आवश्यकता है। पेंशन भोगियों के कल्याण का बढ़ाने का उद्देश्य स्पष्ट है, लेकिन इसका वास्तविक कार्यान्वयन सरकारी स्वीकृतियों, वित्तीय व्यवहारों, अध्ययनों और प्रशासनिक तैयारियों पर निर्भर करता है। पेंशन भोगियों को आधिकारिक माध्यम से जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए और अपने हक के लाभों के लिए संगठित होकर वकालत करते रहना चाहिए। औपचारिक घोषणाओं के आने तक पात्रता मानदंडों के बारे में जागरूक रहना और दस्तावेज को अध्ययन रखना यह सुनिश्चित करता है कि जब अतः परिवर्तन लागू हो तो आप तैयार रहें। सम्मानजनक सेवानिवृत्त आय की दिशा में यात्रा जारी है और उचित व्यवहार की मांग करने के वाली सामूहिक आवाज़ों के दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहे हैं। तो ये थे आपके आज के लेकर के यही आया अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें, जहाँ तक उस वीडियो को शेयर करें ताकि जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।